Hey everyone, welcome back to Hari Biotech. In this video lecture, I am going to discuss about immunoglobulins और एंटीबॉडी। देखो आप ये जो टर्म एंटीबॉडी है बहुत अर्लीअरली सुनते रहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि एंटीबॉडी का मतलब क्या है। अगर जब मैं बात करता हूँ एंटी, तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और जब मैं बात करता हूँ बॉडी का, तो बॉडी का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी से के आउटसाइड से आ रहा है उसके अगेंस्ट काम करता है एंटीबॉडी। और ये जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी बोला जा रहा है ये क्या हो सकता है, ये कोई वायरस हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई फंगी हो सकता है, या फिर ये कोई आप बोल सकते हो हेलमिंथीज हो सकता है, या इसके अलावा भी कोई भी ऐसा पार्टिकल्स हो सकता है जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाए। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडी वहाँ पे आता है। तो आप इस टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज मत होना कि इसको एंटी और बॉडी क्यों बोला जा रहा है। एंटी का मतलब अगेंस्ट है और बॉडी का मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी से जो आउटसाइड से कोई चीज़ आ रहा है, एंट्री कर रहा है और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, इस वजह से इसको बोला जाता है एंटीबॉडी। लेकिन 1964 में WHO ने एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जिसको कि आप जानते हो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देखो एंटीबॉडी जब आप नाम सुनते हो तो इससे हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त हो पाता है, एंटीबॉडी बस इतना ही। लेकिन जब अगर इसको बोला जाए इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो ये नाम एक स्पेसिफिसिटी को प्रोवाइड करता है। देखो कैसे, आधा टर्म क्या है यहाँ पे इम्यूनो, इम्यूनो किससे लिया गया है, इम्यूनिटी से, याद रहे इम्यूनो से लिया गया है इम्यूनिटी से। और दूसरा जो टर्म है ये है ग्लोबुलिन्स, ठीक है। और ये जो ग्लोबुलिन है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, याद रहे ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। जब आप प्रोटीन्स पढ़ते हो तो वहाँ पे पढ़ते हो ग्लोबुलर प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन। ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होता है। और एंटीबॉडी पाए कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में। तो अगर ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स का नेचर का होगा तभी तो फिर ये पूरे बॉडी में ब्लड के साथ में सर्कुलेट कर पाएगा। और इसका फंक्शंस क्या है, इम्यूनिटी में। तो इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। 1964 में WHO ने न्यू टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया। समझ रहे हो आप इस बात को। आप इसी को बोलते हो एंटीबॉडी, इसी को बोलते हो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्यों बोलते हो, हमने बताया आपको। अब देखो अगर आप नाम के बारे में समझ गए हो तो कुछ इसका हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो ये हिस्टोरिकल POV से लिया गया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज, अभी बताया, वर इनिशियली आइडेंटिफाइड इन 1890। 1890 में सबसे पहले एंटीबॉडी को डिस्कवरी किया गया था या खोजा गया था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पे यानी कि 1890 में जब इसको खोजा गया था तो उस टाइम पे नहीं इसका नाम एंटीबॉडी था, नहीं इसका नाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स था। उस टाइम पे इसका नाम गामा ग्लोबुलिन्स था। गामा ग्लोबुलिन्स, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं होने की वजह से उस टाइम पे इसका नाम रख दिया था गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है। क्योंकि जब आप नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखोगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स का तो वो जो उसका चैन है, हैवी चैन के बेसिस पे लिया गया है, वो गामा से ही डिराइव्ड है और ग्लोबुलर नेचर का है, तो गामा ग्लोबुलिन बोला गया। बाद में जब इसका देखा गया कि इम्यूनिटी में फंक्शंस है तो फिर नाम दिया गया गामा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडी, ये सारे टर्मिनोलॉजी बाद में लाया गया। देखो ये करता क्या है, जब इसके बारे में पता चला तो न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। जब और स्टडी हुई इसके ऊपर, जब रिवील हुआ, अब अर्लियर मैं हिस्टोरिकल POV से बात कर रहा हूँ, तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है सब्सटेंसेस को। और ये जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे, इमील वॉन बेहरिंग एंड किटास्टो सिबा सुब्बोराव, ठीक है। तो इन्होंने जो है कि इसका डिस्कवरी किया था। आप इस नाम को याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस कहीं आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन बस आप मतलब ध्यान में रख सकते हो। देन नेक्स्ट देखो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। याद रहे कि जब हम अगर इसका स्ट्रक्चर्स का बात करेंगे तो ये कैसे नेचर्स के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्लस कार्ब्स दोनों से मिलकर के बना हुआ है, तो आप उसको बोलते हो ग्लाइकोप्रोटीन्स। अभी तो हम स्ट्रक्चर के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, जो कि मैच्योर B सेल्स होता है, ठीक है। तो जब आप इम्यूनोलॉजी में देखते हो तो वहाँ पे B सेल्स होते हैं और T सेल्स होते हैं। तो जो B सेल्स है मैच्योर B सेल्स है, मैच्योर B सेल से प्लाज्मा सेल्स बनेगा, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी सिक्रीट होती है, बनती हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ को बनाए जाते हैं। दे प्ले अ
की रोल इन द इम्यून सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग एंड न्यूट्रलाइजिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो ये तो अभी हमने आपको बताया था कि जो एंटीबॉडी है इनका मेन काम क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करने का जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है, जो हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, हमारे बॉडी के सब्सटेंसेस नहीं है, बाहर से एंट्री किए हमारे बॉडी के अंदर, उनको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। स्पेशली आप बात करते हो बैक्टीरिया का, या फिर आप बात करते हो वायरसेस का, या इसके अलावा फंगी वगैरह का। तो अब हम देखो यहाँ से जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर्स का बात करोगे तो ये देखो क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसमें कि जो प्रोटीन है 95% होता है, और जो कार्ब्स है ये नियर अबाउट 5% के आसपास होता है। तो जो मेजर पोर्शन है वो प्रोटीन का होता है, माइनर पोर्शन कार्ब्स का होता है, आप इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हो। अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो जो इंग्लिश का वाई होता है ये कुछ इस तरीके से वाई शेप्ड के आपको स्ट्रक्चर्स देखने के लिए जो है कि मिल जाता है। आप इसको देखते हो कि ये वाई शेप के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, जिसमें कि आपको देखने के लिए मिलेगा 2 आइडेंटिकल हैवी एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चैन। तो जो मैं रेड कलर से बनाया हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, हैवी चैन है। एक ये हैवी चैन हो गया और दूसरा ये हैवी चैन हो गया, और ये दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल हैं। मतलब जितना मॉलिक्यूलर वेट या फिर जितना जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस इनमें होगा, सेम चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो एक हैवी ये हो गया, दूसरा हैवी ये हो गया, देन एक लाइट ये हो गया और दूसरा लाइट ये हो गया। तो आप इसको L1 बोलो, इसको L2 बोलो, इसको H1 बोलो और इसको आप H2 बोलो। आप अपने माइंड में रखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना होता है, और जिसमें 2 हैवी चैन होगा, दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल होंगे, 2 लाइट चैन होगा, वो भी दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल्स होंगे। ठीक है। फ्रॉम एन टर्मिनल इन बोथ H एंड L 100 to 110 अमीनो एसिड्स। तो जैसे अगर मैं बोलूँ, अब हमने बताया कि क्या पॉलीपेप्टाइड है, तो अगर जो पॉलीपेप्टाइड है तो ये मान लो इसका क्या होगा, NH2 टर्मिनल हो गया, अमीनो टर्मिनल हो गया, और ये इसका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टर्मिनल हो गया। ठीक है। तो जो ये वाला रीजन है अमीनो टर्मिनल है, यहाँ पे चाहे हैवी रहे या फिर लाइट रहे, यहाँ पे 100 से 110 अमीनो एसिड लॉन्ग रेजिड्यू आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि आप वेरिएबल रीजन के नाम से जानते हो। और आफ्टर 100 एंड 110, जैसे मान लो कि आप 100 यहाँ पे आ रहा है, इसका भी 100 यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद जो ये पूरा हिस्सा है आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे कांस्टेंट रीजन्स। याद रहे कि एक अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर से देख रहे हो तो उसमें आपको 2 रीजन देखने के लिए मिलेगा। एक को आप बोलते हो वेरिएबल रीजन और एक को बोलोगे आप कांस्टेंट रीजन्स। जो वेरिएबल रीजन है ये 100 से 110 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस का होगा, और बाकी जो रिमेनिंग है वो कौन से कहलाएंगे, आपको कांस्टेंट रीजन। चलो आप एक डायग्राम से देखो, आप यहाँ पे देखो, बुक का डायग्राम ये है, और आपको यहाँ से काफ़ी कुछ समझ में आएगा। देखो आप, वेट अ मिनट, नाउ सी, ये जो देख रहे हो आप ब्लू कलर से, ये क्या है, हैवी चैन है, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, लाइट चैन है। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, VH वेरिएबल हैवी, यहाँ पे भी क्या मेंशन है, वेरिएबल हैवी, यहाँ पे क्या मेंशन है, VL वेरिएबल लाइट, यहाँ पे भी VL वेरिएबल लाइट। सबसे पहले आप इस बात को समझो कि ये जो हैवी चैन है और ये जो हैवी चैन है, ये दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल होंगे। जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ पे होगा सेम यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। जितना मॉलिक्यूलर मास या वेट इस वाले का होगा उतना ही इस वाले चैन का भी होगा। इन दोनों का इक्वल होगा, या फिर आप बोलोगे आइडेंटिकल होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं देखो हैवी वाले की बात करता हूँ। हैवी में देखो जो रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाया गया है, आप इसको बोलोगे वेरिएबल हैवी, यहाँ पे भी बोलोगा वेरिएबल हैवी। मैं एक के बारे में आपको बताऊंगा और आप दूसरे को सेम वैसे ही इमेजिन करना। ठीक है। ये देखो वेरिएबल हैवी है, कितना अमीनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ पे होगा, 100 to 110। अब ये देखो CH1 है, ये जो CH1 है ये क्या, कांस्टेंट हैवी रीजन 1, कांस्टेंट हैवी रीजन 2, कांस्टेंट हैवी रीजन 3। और जैसा कि हमने बताया पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो प्रोटीन में देखते ही हो कि एक होता है अमीनो टर्मिनल और दूसरा होता है कार्बोक्सी टर्मिनल। तो ये जो NH3+ वाला है ये अमीनो टर्मिनल है, और ये जो COO- है ये क्या है, कार्बोक्सी टर्मिनल है। आपको ये चीज़ दिखता हुआ नजर में आएगा। अब अगर वहीं पे मैं बात करता हूँ लाइट चैन का, तो लाइट चैन में देखो VL है, मतलब वेरिएबल लाइट, और इसके बाद आपको क्या दिखेगा, कांस्टेंट लाइट। CL का मतलब कांस्टेंट लाइट। इनका जो साइज है ये काफ़ी छोटा होता है इसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसको लाइट बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो हैवी चैन है
इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपको 50 किलो डाल्टन के आसपास नज़र आता है। लाइट का अगर मैं बात करूँगा तो ये 25 किलो डाल्टन के आसपास होता है, क्योंकि ये देखो हाफ ही है तो मॉलिक्यूलर वेट भी इसका हाफ ही होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, हैवी और लाइट जिस बॉन्ड से जुड़ रहे होते हैं आप इनको क्या बोलते हो? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये देखो एक एस ये आपस में है, आप इसको क्या बोलोगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और हैवी हैवी भी आपस में जब जुड़ा हुआ है या लाइट लाइट भी आपस में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही आपको जुड़ता हुआ नजर आता है। अच्छा, जब अगर हैवी और लाइट डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है तो आप इसको बोलते हो इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन जब एक का हैवी दूसरा हैवी, आप यहीं पे देखो हैवी के बीच में जो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है आप इसको बोलोगे इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। या लाइट में भी जो देख रहे हो आप इसको बोलते हो इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आपके माइंड में आएगा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे पाया क्यों जा रहा है? एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको देखने के लिए यहाँ पे नजर आता है। अगेन सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है इसके स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंट्रा एंड इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखने का कोशिश करोगे तो एक और यहाँ पे देखो मेंशन है इस रीजन को, इसको आप बोलते हो हिंज रीजन। हिंज रीजन क्या होता है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा। इस जो स्ट्रक्चर में जो जो भी चीज़ आपको दिख रहा है आप सबसे पहले उसको देखो। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे पहले हमने दिखा है आइडेंटिकल 2 हैवी चेन दिख रहे हैं आपको, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन दिख रहे हैं आपको। फिर हैवी में आपको दिखाया वेरिएबल हैवी, लाइट में आपको दिखाया वेरिएबल लाइट, फिर हमने दिखाया कॉन्स्टेंट हैवी, फिर हमने दिखाया कॉन्स्टेंट लाइट। ठीक है, अब फिर से हम आते हैं प्रीवियस स्लाइड में। नाउ सी, देखो अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स का बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैव शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर्स। जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं सब कॉमन स्ट्रक्चर शेयर करेंगे। वो कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? वाई शेप स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से, जिसमें 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होंगे। अभी हमने बताया ये हैवी ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होंगे। जैसा ये होगा जो भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे वही यहाँ पे भी फॉलो किए जाएंगे। चेन्स आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मिंग अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। हमने अभी आपको दिखाया कि वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको दिख रहे थे और ये दिखने में आपको कैसा दिखता है? वाई शेप्ड का। ईच एंटीबॉडी हैज अ वेरिएबल रीजन। जो ये वाला रीजन है आप इसको बोलते हो वेरिएबल रीजन, वेरिएबल हैवी एंड वेरिएबल कांस्टेंट। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, यही वो रीजन है जो कि एंटीजन के साथ में बाइंड करता है। एंड अ कांस्टेंट रीजन डिटरमाइन द क्लास एंड फंक्शंस। अच्छा, जो हमने बताया आपको CH1 CH2 CH3 ये क्या है? ये कांस्टेंट रीजन्स था। ठीक है, और इसी के बेसिस पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के क्लास हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हमने आपको दिखाया था, जो यहाँ वाला रीजन था, यहाँ पे हमने दिखाया था आपको हिंज रीजन। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं हिंज क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि हिंज किसी व्यक्ति का नाम है, समझ रहे हो? जिस व्यक्ति ने इस पे काम किया था उसका नाम था हिंज और उसी के नाम पे ये चीज़ दे दिया गया है। तो जो हिंज रीजन होता है ये क्या है? 10 to 62 अमीनो एसिड लॉन्ग होता है। आप यहाँ पे फिर से आ जाओ, आप इस स्लाइड में देखो, यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, दिया हुआ है हिंज। ये हिंज यहाँ पे ये जो पाया जाएगा, ये जो हिंज रीजन है ये कितने अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा? मिनिमम 10 मैक्सिमम 62 अमीनो एसिड, इतना इनका सीक्वेंस हो सकता है। देन अगर इसके अलावा हम बात करें तो कहाँ पे हो सकता है? प्रेजेंट बिटवीन CH1 एंड CH2 डोमेन्स। ठीक है, कांस्टेंट हैवी 1, आप देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट हैवी 1 और ये जो कांस्टेंट हैवी 2 है इनके बीच में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपको लोकेशंस भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, COUT PG हो, IIT जैम हो, गेट हो, या आप किसी भी एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हो, समझो आप इस बात को, जहाँ पे सिर्फ कोर बॉटनी ना हो, अब वहाँ पे जूलॉजी का क्वेश्चन आ रहा हो, लाइफ साइंस का आ रहा हो, बायोकेमिस्ट्री का आ रहा हो, बायोटेक्नोलॉजी का आ रहा हो, इम्यूनोलॉजी का आ रहा हो, सब जगह ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार आप इस टॉपिक को पढ़ लो, इसके बाद दुनिया जहान से जहाँ से भी हो क्वेश्चन आप निकाल करके देखना, सारा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। ध्यान से आप सुनो इस लेक्चर को, और जो बताया जा रहा है आप इसको समझो, नोट्स प्रिपेयर करो, और जो टर्म्स है आप उसको मेमोराइज करो, और एक निश्चित अंतराल में उसको रिकॉल करो। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इम्यूनोलॉजी के, खासकर एंटीबॉडी के।
चलो फिर से मैं आता हूँ हिंज रीजन में। हिंज रीजन करता क्या है, तो बेसिकली ये जो रीजन है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो अभी आप देखें कि ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे कौन कौन से अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं हिंज रीजन में बात करूँ, सबसे ज़्यादा नंबर में प्रोलीन होगा, इसके बाद सिस्टीन होगा, इसके बाद लाइसिन होगा, इसके बाद एस्पार्टेट होगा। यही वो अमीनो एसिड हैं जिनको कि हिंज रीजन में देखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन वाइज। सबसे अधिक किसका होगा, अगेन प्रोलीन, सिस्टीन, लाइसिन, एस्पार्टेट। याद रखना आप इसको अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो। ओके, अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो देखो लाइट चेन है, लाइट चेन में दो ही आपको देखने के लिए मिलेगा क्लास। आप एक को बोलते हो कप्पा और दूसरे को बोलते हो लैम्डा। ये जो है आप इसको क्या बोलते हो, कप्पा बोलते हो, और ये जो है ये क्या है, लैम्डा है, ठीक है। लेकिन अगर जब आप हैवी चेन का बात करते हो तो हैवी चेन में देखो आपको म्यू देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको गामा देखने के लिए मिलेगा, अल्फा देखने के लिए मिलता है, डेल्टा और एप्सिलॉन। और इसी के बेसिस पे, अगेन इसी के बेसिस पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन के क्लासेस हैं उसको बनाया गया है। अभी हम देखते हैं उसके बारे में। एक और देखो ये स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो। जो पर्पल कलर से दिखाया गया है ये लाइट चेन है, जो ब्लू से दिखाया गया है आपको ये हैवी चेन है, और आप यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने क्या बताया था इनिशियली कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। हर जगह पे आपको प्रोटीन्स ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यही वो रीजन है CH2 डोमेन। याद रहे ये भी पूछा जाता है कि किस डोमेन में कार्ब्स पाया जाता है, CH1, VH, CH2 या CH3। आपको ये बात याद होना चाहिए कि CH2 डोमेन में ही कार्ब्स पाए जाएंगे, इसके अलावा ये और कहीं पे नहीं पाए जाएंगे। कई बार इससे क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बनते रहेंगे, आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। और आप ये देखो क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, तो आप इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या नाम दोगे, इंटर या इंट्रा, बताओ। इंट्रा बोलोगे, सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं इंटर बोलोगे, ठीक है। जब आपस में बने, एक ही में बने, जैसे ये देखो CH1 है और ये VH, इसके बीच में अगर बन रहा है तब आप इसको क्या बोलोगे, इंट्रा बोलोगे। लेकिन अगर जब एक का दूसरे के साथ में बन रहा है आप इसको इंट्रा बोलोगे, इंटर बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहे। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है यहाँ से नीचे वाला, आप इसको बोलते हो इफेक्टर रीजन। इफेक्टर रीजन क्यों बोलते हो, क्योंकि ये बाउंडेड रीजन होता है, ठीक है। लेकिन जो ये जो एबव वाला रीजन आप देख रहे हो ना, आप इसको बोलते हो FC रीजन, ठीक है, या एंटीजन बाइंडिंग साइट। आप एक तो इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हो, इसके अलावा आप इसको CDR बोलते हो। CDR बोले तो आप इसको बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्रेटी डिटरमाइनिंग रीजन, ठीक है। आप इसको ये भी बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्रेटी डिटरमाइनिंग रीजन, जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, CDR किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिकॉग्निशन के लिए। अगेन जो CDR है या एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन। किसके रिकॉग्निशंस के लिए, एंटीजन के लिए। एंटीजन क्या हो सकते हैं, वायरसेस या फिर बैक्टीरिया हो सकते हैं। इनको ये आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ रहा है ये बात। तो हमने अभी तक आपको क्या बताया, आप जिस्ट के फॉर्म में समझो, हैवी चेन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना बताया, 50 किलो डाल्टन। देखो ये चीज़ आप याद करते रहना, क्योंकि फ्यूचर में आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे SDS इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, पेज। और जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो प्रोटीन का, तो वहाँ पे जो बहुत कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, खासकर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, तो अगर आप इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ध्यान में रखोगे, तो जब आप सेपरेट करते हो वहाँ पे आपको हेल्प करता है। तो हैवी चेन का कितना बताया मैं, 50 किलो डाल्टन। लाइट चेन का कितना बताया मैं, 25 किलो डाल्टन। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसका एग्जैक्ट हाफ होता है, ठीक है। और ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट से कार्ब से किस डोमेन में या किस रीजन में पाया जाता है, CH2 में, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान में रखोगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। अच्छा, आगे मैं बात करने वाला हूँ क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी या क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स।
ठीक है। तो जब मैं क्लासेस का बात करता हूँ तो 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, ठीक। जो सबसे कॉमन है IgG के बारे में आप पढ़ोगे, IgD के बारे में पढ़ोगे, IgE के बारे में पढ़ोगे और IgA के बारे में पढ़ोगे, IgM के बारे में पढ़ोगे। देखो मेंशन है IgG, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन और G मेंशन है तो G। वैसे ही अगर IgD है तो इम्यूनोग्लोबुलिन D। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ GDEAM, ये क्या है, ये क्लासेस हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन का क्लास है। आप जनरल स्ट्रक्चर को माइंड में रखो, ये स्ट्रक्चर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो, रिटन एग्जाम आपके यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेजेस में अगर हो रहे हैं, आपको इस डायग्राम को एग्जाम में बनाना होगा। और ये बहुत सिंपल डायग्राम है, 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे आप इसको बना लोगे, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है। आगे अब देखो, जब ये चीज़ हो गया, अब हम देखेंगे क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स या बेस्ड ऑन हैवी चेन टाइप्स, ठीक है। तो अभी हमने बताया था प्रीवियसली आपको कि जब हम क्लासेस का बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का, 21 बेसिस पे है, हैवी चेन के बेसिस पे, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं IgG, जिसको क्या बोलोगे, इम्यूनोग्लोबुलिन G। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर का बात करूंगा तो ये मोनोमर होते हैं, सिंगल ही है ये, देखो आप यहाँ पे, इसको आप मोनोमर बोलोगे, वाई शेप्ड यूनिट है। हैवी चेन इसका क्या होता है, गामा। याद रहे कि इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है इसका हैवी चेन कैसा होता है, गामा। उसी गामा के बेसिस पे ही इसको G नेम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ फंक्शंस है और उस फंक्शंस में यहाँ पे जो हाईलाइटेड फंक्शन है, सबसे पहले आप इसको समझो कि प्रीडोमिनेंट इन क्रॉनिक इन्फेक्शंस। देखो आप 2 चीज़ पढ़ते हो, एक सुनते हो क्रॉनिक, समझना इस बात को, क्रॉनिक इन्फेक्शन, और दूसरा आप सुनते हो, दूसरा, एक मिनट, दूसरा आप सुनते हो एक्यूट इन्फेक्शन। चलो मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ इन दोनों के बारे में, ये क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तो टॉपिक को आप समझ नहीं पाओगे, रट सकते हो बस। देखो, व्हेन वी विल टॉक अबाउट क्रॉनिक इन्फेक्शन, एक पॉइंट को ध्यान रखना। वैसे तो आप जब भी नाम सुनते हो क्रॉनिक और एक्यूट तो आपके माइंड में क्या आता है, कोई भी लॉन्ग टाइम से है तो आप उसको बोलते हो क्रॉनिक, और कोई भी अगर शॉर्ट टाइम के लिए है तो आप उसको बोलते हो एक्यूट, ठीक है। लेकिन जो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ क्रॉनिक और एक्यूट का, वो मैं एक दूसरे पैरामीटर के बेसिस पे बात करूँगा। और वो पैरामीटर क्या है, समझो आप यहाँ पे, अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो यहाँ पे इन्फेक्शन रेट आपको हाई दिखेगा, जबकि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स लो दिखेगा। आप ऐसे समझो, अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन रेट काफ़ी हाई होगा और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स रेट काफ़ी लो होगा, मतलब उसको बॉडी से इलिमिनेट करने का जो रिस्पॉन्स है हमारा इम्यून सिस्टम का काफ़ी लो होगा और इन्फेक्शन रेट हाई होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप समझो कि जो इन्फेक्शन रेट है वो ऐसे बढ़ेगा और जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐसे, तो ये क्या है, ये है इन्फेक्शन रेट जो कि आप देख सकते हो हाई है, और ये क्या है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स रेट जो कि काफ़ी लो है और यहाँ पे आपको हाई दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं वहीं पे बात करूंगा एक्यूट इन्फेक्शन का, तो एक्यूट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्यूट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इन्फेक्शन रेट है ये आपको लो दिखेगा, जबकि अगर मैं वहीं पे बात करूंगा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स का, तो ये आपको काफ़ी हाई दिखता हुआ नजर आएगा।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड एक्यूट इन्फेक्शन, और ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ पे समझा दिया हूँ। ठीक है, अब आप आ जाओ। तो जब अगर किसी भी व्यक्ति में बात किया जाएगा कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली पांचों टाइप में से या पांचों क्लास में से किसका नजर आएगा आपको? IgG का, याद रहे। आगे देखो, मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट यानी कि 75 to 80% ऑफ सीरम IgG, मतलब जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जा रहे हैं हमारे बॉडी में, उसका 75 to 80% आउट ऑफ 100%, 75 to 80% कौन पाए जाएंगे? IgG। ये बात याद रहे, सबसे अधिक पाया जाने वाला एंटीबॉडी IgG है। इसके अलावा देखो क्या है, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो अगर लंबे टाइम्स के लिए जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है अधिक दिन के लिए, वो कौन है? IgG है। इसके अलावा ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आप तो बचपन से पढ़ते आते हो, क्रॉस द प्लेसेंटा टू प्रोटेक्ट द फिटस, ओनली IG दैट डज। पांचों में से एकमात्र IgG ही होता है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, और जो फिटस है, एम्ब्रियो में जो ग्रो कर रहा होता है फिटस, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम इसी का है, IgG का। और कोई एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है मदर के बॉडी से, ये बात भी आपको याद होना चाहिए। देन नेक्स्ट देखो क्या है, एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? मार्क्स पैथोजन फॉर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। जो ऑप्सोनाइजेशन है, ये क्या करेगा? पैथोजन को मार्क करेगा कि अब तुमको जाना है मरने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए। ये भी काम कौन कराता है? IgG कराता है। तो जो मैं प्रीवियसली आपको स्ट्रक्चर दिखाया था IgG का, या नॉर्मल स्ट्रक्चर जो जनरल स्ट्रक्चर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, वही होता है IgG का। एक बार आप फिर से देखो, ये देखो वेरिएबल हैवी है, ये देखो वेरिएबल लाइट है, आपको ये चीज़ देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस वाले रीजन को आप हैवी रीजन बोलते हो, इसको आप FC रीजन बोलते हो। ठीक है, इसके अलावा ये देखो हिंज रीजन है, ये चीज़ हमने आपको अभी बताया था, तो वही है। आप मतलब जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ध्यान में रखो, तो आपको IgG का भी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा, अगर मैं बात करूंगा दूसरा टाइप जो है हमारे पास में क्या आता है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है? मोस्टली डाइमर, मतलब कि 2 यूनिट्स लिंक्ड बाय J चैन। ठीक है, ऑल्सो मोनोमर इन सीरम। कभी कभी आपको ये मोनोमर भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक ऐसा दिखता है डाइमर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे, तो आप किसको मान करके चलोगे? डाइमर को ही मान करके चलोगे। और अगर आप स्ट्रक्चर्स भी बनाते हो एग्जाम में, तो डाइमर वाला ही बनाना आप। और डाइमर का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन ये है, दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन ये है, और यहाँ पे देखो J चैन से इसको क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। ये J चैन है, और ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, आप इसको बोलते हो सिक्रेटरी कंपोनेंट। आप इसको क्या बोलते हो? सिक्रेटरी कंपोनेंट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कितना आपको पॉलीपेप्टाइड चैन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो आप देखो यहाँ पे 2 आपको हैवी मिलेंगे। ओके, मैं इधर लिखता हूँ, 2 आपको हैवी मिलेंगे, 2 आपको लाइट मिलेंगे, 1 आपको J चैन मिलेगा, और 1 आपको क्या मिलेगा? सिक्रेटरी। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में इतना सारा पॉलीपेप्टाइड चैन देखने के लिए मिलता है IgA के केस में। ठीक है, किस हैवी चैन से ड्राइव हुआ है? अल्फा से। अल्फा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको A बोलते हैं। गामा से ड्राइव्ड हुआ था, तो उसको हम G बोल रहे थे। अच्छा, इसका फंक्शन से देखते हैं क्या करता है। फाउंड इन म्यूकोसल एरियाज, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, या यूरोजेनाइटल सिस्टम हो गया वहाँ पे, या जो हमारा टीयर्स है। आप एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर लो, टीयर्स। ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे मेंशन ही है। प्रेजेंट इन एक्सटर्नल सिक्रीशंस, टीयर हो गया, सलाइबा हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया। ठीक है, कोई भी जो लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है, मदर के मिल्क में IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाया जाएगा। IgG भी होता है, लेकिन मोर डोमिनेंटली क्या पाया जाएगा? वहाँ पे IgA पाया जाएगा। इसके अलावा जैसे आप समझो कि आप ऐसे रीजन में चले गए जहाँ पे मान के चलो कि बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन इन्वायरमेंट में, तो फिर आप देखते हो कि जैसे आप ये क्या बोलते हैं कि आप टीयरिंग, आंसू नाक से स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसमें भी आप देखोगे कि जो IgA ये हो सकता है। सलाइवा में भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा।
आप इसको क्या बोलते हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन एट म्यूकोसल सर्फेसेस। अब जैसे मान लो कि मैं ऐसे रीजन पे गया जहाँ पे बहुत सारा डस्ट है और वो डस्ट एंट्री करके कहाँ तक जाना चाहेगा, लंग्स तक। तो जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक का सेल है ये क्या करना स्टार्ट करेगा, म्यूकस को सिक्रेट करना स्टार्ट करेगा। और ये म्यूकस क्या करेंगे, इंट्रैप करेंगे किसको, जो डस्ट पार्टिकल है। माइट भी उस डस्ट पार्टिकल में बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, IgA करेगा। ये इसका काम होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट मेंशन है कि कितना होगा, 10 to 15%। तो अभी हमने बताया आपको कि 70 to 75% का समथिंग कौन था, IgG था। तो 10 से 15% कौन पाया जाएगा, IgA पाया जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डाइमर रहेगा। आप इन पॉइंट को ध्यान में रखो, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, J चैन एंड सिक्रेटरी कंपोनेंट, ठीक है। जो सिक्रेटरी कंपोनेंट है ये कितना होगा, 70 किलो डाल्टन के समथिंग, और 558 अमीनो एसिड्स का आपको यहाँ पे सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2/3 ऑफ टोटल IgG पर डे, मतलब जितना हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहा है उसका 2/3 IgA होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि सबसे अधिक बनने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बॉडी में IgA होता है, ठीक है ना। और ये देखो जैसे विब्रियो है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, इनसे हमें प्रोटेक्ट कराने में हेल्प करता है। अच्छा आप ये बताओ विब्रियो कहाँ पाया जाएगा, विब्रियो कोलेरा किससे होता है, कंटामिनेटेड वाटर से। पोलियो वायरस कहाँ पाए जाएंगे, सॉइल में। इन्फ्लुएंजा कहाँ पाया जाएगा, इन्वायरमेंट में। अब देखते हो जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, कोल्ड कफ होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली उसमें क्या होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स काम कर रहा है वो कौन है, IgA है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है, आप इसको ध्यान में रखो और इसके स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखो। अभी तक हमने 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में मेंशन किया, एक IgG मोनोमर था, दूसरा IgA डाइमर है। देन हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो कि IgM है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। आप इसको देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर्स का बात करूंगा तो पेंटामर होता है। पेंटामर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 5 मोनोमर यूनिट एक साथ जुड़ता है। और यहाँ पे भी आपको एक J चैन देखने के लिए मिलेगा। ये देखो यहाँ पे J चैन है, ये जो मेंशन किया गया ना ये J चैन है। बाकी यहाँ पे देखो ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। याद रहे कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं पाया जाएगा आपस में जोड़ने के लिए IgA में। जो मैं प्रीवियसली स्ट्रक्चर दिखाया, यहाँ पे कोई भी नो डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। दोनों मोनोमर को जोड़ने के लिए कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता। ये जो देख रहे हो आप, ये मोनोमर, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, लेकिन इनको लिंक करने के लिए आपस में कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है। उसके लिए J चैन ही काफी है, ठीक है। लेकिन जब अगर आप यहाँ पे देखते हो IgM में, तो यहाँ पे आपस में जोड़ने के लिए आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी दिख रहा है और J चैन भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये जो J चैन है 137 अमीनो एसिड्स का होता है और यहाँ पे 15 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि J चैन का जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर IgM है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो आप याद रखोगे 137 अमीनो एसिड्स का मिलकर के बना हुआ है और 15 kDa इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, म्यू, हैवी चैन ऑफ म्यू से। अब इसका फंक्शंस देखते हैं क्या है। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब आप समझो इसको, बहुत सारा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जाता है कि आफ्टर द इन्फेक्शन विच इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट विल बी फॉर्म्ड, IgM। सबसे पहले वहां पे पहुंचेगा IgM, इसके बाद में फिर दूसरे आएंगे। किसी व्यक्ति को समझो आप, ये जो देख रहे हो आप मार्कर, ये जो पेन है, ठीक है, आप इसको समझ लो कि ये एक एंटीजन है और ये हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ले रहा है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो हमारा बॉडी इसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाएगा और जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनेगा वो IgM होगा। आफ्टर द IgM दूसरे एंटीबॉडी भी बनेंगे या बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बनेगा IgM बनेगा। ये बात याद रहे। नेक्स्ट देखो आप क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अच्छा, IgG भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा था, IgM भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है,
जबकि IgA किसी कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहा था। आप देखो प्रीवियस स्लाइड में आकर के, क्या मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया हूँ कि IgA कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है? नहीं। जबकि आप देखो प्रीवियस स्लाइड में आओ, यहाँ पे आप देखो IgG देखो किसको एक्टिवेट कर रहा है? कंप्लीमेंट सिस्टम को। IgA नहीं कर रहा है। IgM अगेन कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और बहुत स्ट्रांगली तरीके से। द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट पाथवे is totally different from IgG to IgM, but both have same functions to activate the complement system. आगे आप देखो, efficient in agglutination. Agglutination क्या होता है? क्लम्पिंग पैथोजन फॉर रिमूवल, ठीक है ना। ये क्या कराएगा कि जो पैथोजन है उनको क्लम्प कराएगा, एक जगह पे इकट्ठा करवाएगा और इकट्ठा करा करके फिर उसको किल करवाएगा। आप ऐसे समझो कि आपके एरिया में कुछ घुसपैठिए आ गए हैं और आपको उनको भगाना है। आप एक एक को खोज खोज करके भगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आप उनके लिए जाल बिछाओ, सबको बाहर निकालो, सबको एक जगह इकट्ठा करो और इसके बाद एक साथ भगाओ। समय भी कम लगेगा, एफर्ट्स भी कम लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसका है यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देखो। जो टोटल हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका 5 to 10% ही होता है। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि सबसे अधिक क्या था? IgG, इसके बाद IgA, इसके बाद IgM, ठीक है। इसका परसेंटेज आप देखो 5 to 10% है। जे चैन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि इसका रोल क्या है? पॉलीमेराइजेशन में रोल है। अच्छा, वैलेंसी क्या है इसका? 10। एक चीज, चलो आप यहाँ पे देखो, आपके लिए न्यू टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है आप ये समझो। एक एंटीबॉडी के साथ में, समझना, एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन के साथ में बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर सकता है, आप उसको बोलोगे वैलेंसी। लिसन व्हाट आई एम सेइंग। एक एंटीबॉडी एट अ टाइम कितने एंटीजन के साथ में बाइंड कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उसको बोलते हो उसका वैलेंसी, ठीक है। अब आ जाओ, इसका वैलेंसी कितना है? 10। 10 कैसे आप देखना, एक यहाँ पे एंटीजन बाइंड कर सकता है, एक यहाँ पे कर सकता है, इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 2। टोटल यहाँ पे देखो कितना आपस में जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 पेंटामर है, और एक में 2, तो 5 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो ये अधिक से अधिक कितने एंटीजन को किल कर सकते हैं? 10। याद रहे। एक और चीज है CDR, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, इस वाला डायग्राम पे आओ, तब आप समझ पाओगे। देखो आप, ये देखो, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। सी, दिस वन इज हैवी चैन का CDR 1 2 3। वेरिएबल हैवी में 3 CDR पाए जाएंगे और वेरिएबल लाइट में भी 3 CDR पाए जाएंगे। अगेन सुनना कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसका जो वेरिएबल रीजन है, हैवी और लाइट दोनों में ही 3-3 CDR पाए जाएंगे। तो 3 CDR हैवी में और 3 CDR लाइट में एक साइड में, तो इन दोनों को मिलाओगे तो 6 यहाँ पे हो गया और 6 यहाँ पे हो गया। तो एक एंटीबॉडी में या एक इम्यूनोग्लोबुलिन में टोटल CDR कितना होगा? 12। क्लियर। और अगर जब मैं बात करता हूं IgM का, तो IgM कैसा है? पेंटामर है। पेंटामर मतलब 5 है, तो 5 × 12 करोगे तो कितना आएगा? 60। तो एक चीज और मैं यहां पे मेंशन करते चल रहा हूं, ठीक है, जिस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि IgG के पास कितना CDR होगा। एक पॉइंट और आप ऐड कर लेना, CDR IgG में 12 होगा। अगर हम IgA में बोलेंगे CDR कितना होगा, तो 12 × 2, क्योंकि ये देखो कैसा डाइमेरिक है और मोनोमेरिक में 12 होता है, तो हम क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो यहाँ पे आपको कितना देखने के लिए मिलेगा? 24। और अगर जब मैं M में बात करूँगा तो आप देखो 12 × 5 16 ही हो जाएगा। बताओ आप, 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, यहाँ पे, इसी तरह सब में,
तो टोटल CDR कितना होगा 60। बिना CDR का कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ में बाइंड नहीं कर पाएगा, ये बात याद रहे। और हैवी और लाइट दोनों की CDR चाहिए। ये बात अलग है कि हैवी का CDR का रोल अधिक होता है, लेकिन बिना लाइट चेन के CDR का हैवी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। इस बात को भी आप अपने माइंड में रखो। हैवी चेन और लाइट चेन जो इम्यूनोग्लोबुलिन से हैं, उनके वेरिएबल रीजन में CDR पाए जाते हैं। दोनों के पास में 3-3 CDR पाए जाएंगे, एक आर्म में या एक साइड में। 3 इस वाले हैवी में, 3 इस वाले लाइट में, 3 इस वाले हैवी में, 3 इस वाले लाइट में। तो 6 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए। एक मोनोमर में 12, यहाँ पे 5 हैं, 12 × 5 करोगे तो 16 ही हो जाएगा। वही बात देखो यहाँ पे मेंशन है। ये भी CUET 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट बाय नियोनेट। अगेन, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है और उसके बॉडी में जो सबसे पहला एंटीबॉडी बनेगा IgM होगा। अभी तक हमने क्या बताया, रिकॉल करो। हमने ये बोला कि अगर कोई व्यक्ति को इन्फेक्शन हो रहा है, उसके बॉडी में सबसे पहले बनने वाला जो एंटीबॉडी होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन होगा, IgM होगा। कोई बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है, इसके बाद जो सबसे पहला एंटीबॉडी उसके बॉडी में बनेगा वो IgM होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट बाय नियोनेट। और देखो वही पॉइंट एक बार फिर से मेंशन है, प्राइमरी इन्फेक्शन या फिर एक्यूट इन्फेक्शन। जो प्राइमरी इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ ये आएगा सबसे पहले बनने, या एक्यूट इन्फेक्शन है तब भी। अब याद करो मैं क्यों एक्यूट इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फेक्शन बताया था। क्रोनिक इन्फेक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, IgG। एक्यूट इन्फेक्शन को सही करने के लिए कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, IgM। ये बात भी आपके माइंड में होना चाहिए कि IgM का रोल किस में है, एक्यूट इन्फेक्शन में। IgG का रोल किस में है, क्रोनिक इन्फेक्शन में। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसको कि आप ध्यान में रखोगे। देन नेक्स्ट देखो हमारे पास में है IgE, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये मोनोमर है। तो फिर तुम बोलोगे कि फिर ये कैसे डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंस है IgG से, IgE में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा डोमेन देखने के लिए मिलता है, जिसको आप बोलते हो CH4। फिर से आप आओ प्रीवियस स्लाइड में। ओके, आप देखो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर या जनरल स्ट्रक्चर है, या IgG का भी आप इसको स्ट्रक्चर मानोगे, तो यहाँ पे देखो क्या CH1, CH2 और CH3 है। जबकि अगर मैं यहीं पे स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाऊंगा IgE का, तो यहाँ पे आपको CH1 बनता हुआ दिखेगा, CH2 बनता हुआ दिखेगा, CH3 दिखेगा, और एक एक्स्ट्रा डोमेन CH4 बनता हुआ दिखता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन IgG and IgE, that the IgG have only CH1 domain, CH2 domain and CH3 domain, while as in IgE there is one extra CH4 domain available that make the difference. Clear? अब देखो उसको, यहाँ पे देखो आप, सी हियर दिस वन इज व्हाट, CH4। अगर हम इसको मानते हैं CH1 है, ये CH2 डोमेन है, ये CH3 डोमेन है, एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे CH4 डोमेन बनता हुआ दिखता है, कांस्टेंट है भी 4, ठीक है। अच्छा, वही बात है, मोनोमर है, एक्स्ट्रा डोमेन CH4 रहेगा। हैवी चेन एप्सिलॉन से डिराइव्ड है। इसका फंक्शंस देखते हैं। इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन, कहीं पे मेंशन होता है एलर्जिक रिएक्शन, कहीं पे मेंशन होता है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। आप ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे मान के चलो बहुत ज़्यादा पॉलन वगैरह है, मतलब फ्लावर्स वगैरह, और आपको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, आप देखते हो कि वहाँ पे स्नीजिंग करना स्टार्ट कर देते हो, आँख से पानी आने लग जाता है, आंसू आने लग जाता है, नाक से भी पानी आना स्टार्ट होता है, और जैसे आप उस रीजन से दूसरे रीजन में जाते हो फिर सही हो जाता है। तो उस टाइम पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है या जो काम कर रहा होता है वो होता है IgE। तो एक बात आप अपने माइंड में बैठा लो
कि अगर कहीं पे भी टर्म सुनो एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी तो वहां पे IgE ही होगा, इसके अलावा और कोई एंटीबॉडी नहीं आने वाला है। बहुत आपको हेल्प करेगा ये चीज। देखो यहाँ पे क्या है, बाइंड्स टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। जो इसके रिसेप्टर्स हैं या ये जिसके साथ में बाइंड किया हुआ होता है वो कौन है, मास्ट सेल है और बेसोफिल्स है। ट्रिगर रिलीज ऑफ हिस्टामिन, और ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हिस्टामिन किससे रिलीज होता है, मास्ट सेल से भी रिलीज होता है और बेसोफिल से भी होता है। ठीक है, और यही हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन को लेकर के आता है। और इस हिस्टामिन का जो एक्शन है, आप इसको सप्रेस करने के लिए क्या करते हो, आप कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो, स्टेरॉइड ड्रग्स का, जैसे डेक्सोना हो गया, एविल हो गया, आप इस तरीके का ड्रग का इस्तेमाल करते हो जो कि हिस्टामिन के सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है, और वहाँ पे जो एलर्जिक रिएक्शन है आपको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखो और क्या इसका फंक्शन है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, एग्जाम्पल हेलमेंथीज। ठीक है ना, तो जो अगर हेलमेंथीज से अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ये काम करते हैं। हेलमेंथीज क्या है भाई, फाइलेरियासिस, फाइलेरियल वर्म। ठीक है, इसके अलावा लिवर फ्लूक। ठीक है, इस तरीके का जो भी आप देखते हो ये सब क्या हेलमेंथीज है, वहाँ पे भी इसका रोल आता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखोगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं और लास्ट बात करते हैं जो कि हमारे पास में आता है IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, और जो इसका भी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, IgG के जैसा होता है, एकदम उसी के जैसा सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। स्ट्रक्चर मोनोमर होगा, हैवी चेन डेल्टा से ये डिराइव्ड है। फंक्शन का अगर बात करेंगे तो प्राइमरली फाउंड ऑन सरफेस ऑफ इमेच्योर बी सेल्स, इमेच्योर बी सेल्स पे आपको देखने के लिए मिलता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसका फंक्शन अभी तक नहीं समझ में आ पाया है, मतलब नहीं नोन है क्या काम करते हैं, तो एज सच कुछ मेंशन कहीं पे आपको नहीं मिलता है। तो आप ये समझो कि डी का क्या फंक्शन है नहीं पता है। मे प्ले अ रोल इन इनिशिएटिंग बी सेल एक्टिवेशन, आप ऐसा मान के चलते हो, ये भी कंफर्म नहीं है कि बी सेल के एक्टिवेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, ओके। अब देखो थोड़ा सा आपका काम आसान करने के लिए मैं यहाँ पे कंपैरिजन टेबल रख दिया हूँ। ठीक है, आप कंपैरिजन टेबल को देखो, काफ़ी कुछ समझ पाओगे। IgG का स्ट्रक्चर कैसा था, मोनोमर। लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे, ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर मैं बात करता हूँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का तो वही बात हम करेंगे मिल्क का। ठीक है ना, जिसको आप कोलोस्ट्रम बोलते हो। जैसे कोई भी मदर है, अगर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ जो फर्स्ट मिल्क होता है कुछ दिन के लिए, उसको आप क्या बोलते हो, कोलोस्ट्रम, जो येलोइश कलर ऑफ मिल्क होता है। वहाँ पे IgG भी होता है और IgA भी होता है। ठीक है, तो देखो इनका फंक्शंस क्या है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, इसी वजह से। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्लेसेंटा, ये की फंक्शंस हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा IgA का, तो इनका स्ट्रक्चर डाइमर होता है, और ये कहाँ से सिक्रीट होंगे, म्यूकोसल सिक्रीशंस, जैसे म्यूकोसल डिफेंस। और जब म्यूकोसल डिफेंस का आता है तो फिर आप बात करते हो GIT का, आप बात करते हो रिस्पायरेटरी ट्रैक का, RT का, इसके अलावा आप बात करते हो यूरेनोजेनाइटल ट्रैक का, तो ऐसे जगहों पे पाए जाएंगे। इसके अलावा इन ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ IgM का, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंटामर होगा, और ये जो लोकेशन है ये ब्लड में और बी सेल सरफेस पे होंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्स लेकर के आएंगे आफ्टर द इन्फेक्शन, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ IgE का, ये भी मोनोमर है, कहाँ पाए जाएंगे, ब्लड में, फाउंड टू मास्ट सेल। ठीक है, जो मास्ट सेल है या फिर जो बेसोफिल्स है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। काम क्या है इनका, एलर्जिक रिस्पॉन्स, पैरासिटिक डिफेंस, वहाँ पे काम करते हैं। IgD का स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोमर, कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, बी सेल सरफेस पे। काम क्या है इसका, बी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, तो आप देखो IgG का स्ट्रक्चर मोनोमर, IgE का मोनोमर, IgD का मोनोमर, IgM का पेंटामर और IgD का डाइमर। तो क्या आप ये चीज़ याद नहीं रख सकते हो, बहुत ईजिली याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारे ब्लड में, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँगा ब्लड में सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन किसका है, G का, इसके बाद A का, इसके बाद M का, इसके बाद D का, इसके बाद E का। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, गेम। ठीक है, आप गेम याद रखो। ठीक है, GAME। ठीक है, बीच में D आएगा, लेकिन आप इसको याद रखोगे तब भी याद रहेगा आपको। एक और भी तरीका है जिससे मैं याद रखा करता हूँ। ठीक है,
आप इसको याद रख सकते हो, गम दे, ठीक है, गम GAMDE दे, गम दे। इससे आपको पता रहेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन G का, उससे कम A का, उससे कम M का, उससे कम D का और सबसे कम E का, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर वेट वाइज, तो सबसे अधिक मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? M का होगा। अब कॉमन सेंस भी लगाओ ना, M कैसा था? पेंटामेरिक, ऑब्वियस सी बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा। A कैसा था? डाइमेरिक, इसका उससे कम होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे E और D और G का, तो ये सब मोनोमर है। अच्छा, E में भी एक CH4 डोमेन था, इसलिए इसका बढ़ जाएगा। और बस आप ये चीज़ याद रख लो कि G का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सबसे कम होगा। हो गया आपका काम, ठीक है। आप याद रख लो MAE माई, DG डॉग, माई डॉग, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा टाइम, हाफ लाइफ, ठीक है, तो देखो सबसे अधिक किसका? IgG का है। तो इसीलिए आप ये चीज़ देखें कि ये क्या है। आप यहाँ पे देखो, अभी हमने बताया लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, सबसे अधिक टाइम तक ये रहेगा आपके बॉडी में। एक बार बन गया 8 दिन तक रहेगा, IgA 6 दिन तक रहेगा, IgM 5 दिन तक रहेगा, IgD 3 दिन तक रहेगा और IgE 2.5 दिन तक रहेगा। इसका हाफ लाइफ जो है ये डे में यहाँ पे मेंशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट immunoglobulins, their structure, functions and classes of immunoglobulins। अब आप इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया आप उसको देखो, किसी भी एग्जामिनेशन का सारा कुछ आपसे सॉल्व होगा। पढ़ाया हुआ समझ में आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आपका कमेंट, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है